नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज की अगली कड़ी है, लेकिन आज का ब्लाइंड मर्डर हत्या की घटना के 2 साल बाद खुल पाया। मामला है मध्य प्रदेश के जबलपुर का। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के मंगेली ढाबे के पास 9 अक्टूबर 2020 को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। उसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ था। पुलिस ने मौके पर, जबलपुर चूंकि बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश का सक्षम शहर है, वहाँ पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक यूनिट्स दोनों मौजूद हैं। बुलाए गए, क्राइम ब्रांच को भी बुलाया गया, फोटो खिंचवाई गई, वीडियो बनाए गए। फोटो की अच्छी क्वालिटी जो विकृत चेहरे के साथ हो सकती है वो बनवाई गई। पंचायतनामा और सील करने की कार्रवाई थोड़ी देर तक डिले की गई कि शायद आने जाने वाला कोई इसको पहचान ले। लेकिन जब आने जाने वालों ने, आसपास के गांव वालों ने, आसपास के रहने वालों ने नहीं पहचाना तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। शव का पंचायतनामा हुआ, पंचनामा भी कहते हैं कहीं कहीं, और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण, कॉज ऑफ डेथ एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज आया, यानी चोटों के कारण हुई हत्या। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। पुलिस ने ग्राम चौकीदार की तरफ से हत्या की एक तहरीर लेकर अपराध पंजीकृत कर लिया। पुलिस को हमेशा ये उम्मीद लगती है कि चलो कोई नहीं, 3-4 दिन बाद, 6 दिन बाद, हफ्ते भर बाद कोई न कोई सूचना ऐसी मिल जाएगी जिससे इसकी शिनाख्त हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने फिर वही एसओपी के साथ फोटो इसकी अखबारों में छपवाइए, इसका प्रचार प्रसार कराइए, आसपास के जनपदों में गुमशुदा व्यक्तियों की सूची मंगवाइए, रेंज और जोन के जिलों से उसकी सूची मंगवाई जाए। फिर भी न मिले तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से उस तारीख के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या उसके अगले 10 दिन तक कोई गुमशुदगी लिखी हुई हो, 20 दिन तक, 1 महीने तक, उसकी सूची मंगवाई जाए। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिली हुई सूची गुमशुदगी के संदर्भ में अगर वो भी काम नहीं करती तो ये माना जाता है कि शायद प्रदेश के बाहर से लाकर ये लाश फेंकी गई होगी। इसलिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाकर इस पीरियड में जो लोग गायब हुए हैं उनकी सूची मंगवाई जाती है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को या जबलपुर पुलिस को इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जब मामला सुलझता हुआ नहीं दिखा तो एसपी जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने हत्या करने वाले या शिनाख्त करने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। मृतक की शिनाख्त के लिए जबलपुर सहित मंडला, डिंडोरी, कटनी, सागर, इन जिलों में भी एक टीमें भेजकर रिकॉर्ड्स को तलाशा गया। कभी कभी ये होता है कि जिलों से जो रिकॉर्ड्स मिसिंग पर्सन्स के भेजे जाते हैं उनमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। चूंकि सूची लंबी होती है इसलिए कभी ऊपर का नीचे, कभी इसका और उसका, कभी कभी होता है। लेकिन चूंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है इसलिए इसकी संभावना
कम रहती है, लेकिन डबली श्योर करने के लिए इन सभी जिलों में जबलपुर पुलिस ने अपनी एक एक टीमें भेजी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद मृतक के फिंगरप्रिंट लेकर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आजकल फिंगरप्रिंट के आधार पर किया जाता है, आधार कार्ड तो का जो डाटा होता है जिसमें फिंगरप्रिंट होते हैं और आँख की पुतलियों या प्यूपिल के जो फोटोग्राफ होते हैं, वो डाटा एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से वहाँ से ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल पुलिस ने अपनी तरफ से इसकी भी कोशिश की कि शायद फिंगरप्रिंट के आधार पर हमें कोई सफलता मिल जाए, लेकिन उससे भी कोई सफलता नहीं मिली। जबलपुर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं आया। इस बीच में टेक्नोलॉजी जब थोड़ी सी एडवांस हुई, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 2 साल से अधिक के सजा याफ्ता क्रिमिनल होते हैं, उनके जेल से निकलने के बाद या जब उनकी रिहाई होती है उसके पहले उनके सभी उंगलियों के, हथेली के, इन सब के निशान रिकॉर्ड्स में रखे जाते हैं। इस संबंध में एक अमेंडमेंट भी अभी लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ है। वो एग्जैक्ट क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन है वो इसी तरह का कि वो रिकॉर्ड जो पहले जिस प्रकार से रखे जाते थे उसमें थोड़ा बहुत संशोधन है, लेकिन रखा जाएगा वो। और आज से नहीं, जब से पुलिस एक्ट बना है तब से ये निशान रखे जाते हैं, ताकि कल को अगर कोई फिंगरप्रिंट किसी अपराधी का किसी से मिलता है तो ये पता लग जाए कि ये फर्जी नाम से है कि ये ओरिजिनल नाम से है, कहाँ कहाँ सज़ा इसको मिली है, मैच कराया जाता है। लेकिन ये सब मैनुअल होता था पहले, जो बहुत ही कठिन काम था। अब उसके लिए सॉफ्टवेयर्स विकसित कर लिए गए हैं। जेलों में पहुंचने पर ही उनके सभी हाथों के और हथेली के सब फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं और एक सॉफ्टवेयर में रखे जाते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, NAFIS। ये लगभग क्या सभी जिलों में अब ये मैंडेटरी किया गया है। मध्य प्रदेश में तो कम से कम मैंडेटरी है कि उनकी जेलों में 2 साल या 2 साल से अधिक सजा पाए हुए क्रिमिनल्स का ऑटोमेटेड जो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उस सॉफ्टवेयर में इनको इकट्ठा किया जाता है। जबलपुर पुलिस ने एक बार कोशिश की कि उसके फिंगरप्रिंट की सॉफ्ट कॉपी भेजकर आसपास के सभी जिलों के जेलों में इस नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से मैच कराया जाए। शायद हो सकता है कि मरने वाला कोई अपराधी हो तो उसकी पहचान हो सके, एक बार लाश की शिनाख्त हो जाए तभी आगे बढ़ा जा सकता है। लगभग 2 साल बाद जबलपुर पुलिस को इसमें सफलता मिल गई। ये फिंगरप्रिंट तमाम जिलों, जैसे मैंने बताया, मंडला, डिंडोरी, कटनी, सागर सहित सब जगह भेजे गए थे। डिंडोरी में जेल में इस फिंगरप्रिंट के, मृतक के फिंगरप्रिंट की सॉफ्ट कॉपी को इस ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर में डाला गया और इसने सेकंड्स के भीतर ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मृतक का नाम देवेंद्र मंदे है और ये डिडोरी जेल में आर्म्स एक्ट में 2 साल की सजा भुगत कर बाहर गया है, यानी इसकी अपराधी प्रवृत्ति भी रही होगी। देवेंद्र मंदे के परिवार से संपर्क किया गया। चूंकि वो अपराध था, 2 साल जेल में रह चुका था, अक्सर फरारी काटता था, इसलिए घर वालों
को भी बहुत ज़्यादा इसका आइडिया नहीं था कि ये कहीं मरा होगा, कहीं मृत हुआ होगा या इसके साथ कोई हादसा हुआ होगा। हालांकि ढूंढ वो लोग भी अपने तरीके से रहे थे। पुलिस ने परिवार वालों से अच्छी तरह से बात की। पुलिस ने तब परिवार वालों ने तब एक शंका व्यक्त की कि देवेंद्र की बहन यानी परिवार की लड़की सिवनी जिले के बाल सिंह मरावी के साथ भाग गई थी और उसने प्रेम विवाह कर लिया था। इस बात से देवेंद्र सबसे ज्यादा नाराज था और वो बार बार यही कहता था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अपने बहनोई को, बाल सिंह मरावी। ये बात पुलिस के लिए बड़ी लीड थी। 2 साल की बात हो गई थी। बाल सिंह मरावी भी और उसकी पत्नी यानी देवेंद्र की बहन भी आराम से घर में रह रहे थे। पुलिस बाल सिंह को सिवनी से उठा लाई और उससे पूछताछ शुरू की गई। इनिशियल ना नुकर जो हर अपराधी करता है, खासकर हत्या का अपराधी, वो जानता है हाँ कहूँगा पुलिस एविडेंस इकट्ठा कर लेगी और फिर मुझे अदालत से सजा होगी। इसलिए सबसे देर में जुबान पे यही सच आता है कि हाँ ये मैंने किया है। और वही बाल सिंह मरावी के साथ भी हुआ। श्रेणीबद्ध पूछताछ की लगभग अंतिम श्रेणियों पर पहुंचते पहुंचते उसने बताया कि हाँ साहब, मैंने उसको मारा है। कारण पूछा जाने लगा, क्यों मारा, क्या रंजिश थी। तब उसने दिल खोलकर बताया कि मेरी बहन को ये भगा कर ले गया था। मेरी बहन इनोसेंट थी, उसके साथ धोखा दिया, उसके साथ फरेब हुआ और उसके साथ मेरी बहन के भागने से हमारी बिरादरी में हमारी बहुत छीछालेदर हुई। माँ बाप तो गुस्से का घूंट पीकर रह गए, अपमान का घूंट पीकर रह गए, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जब कभी कहीं दिखाई पड़ता था या उसके रिश्तेदार कहीं दिखाई पड़ते थे तो मैं अपने गुस्से का इजहार जरूर करता था। फिर मुझे धीरे धीरे इस बात का भी ज्ञान होने लगा कि वो भी मेरी इस आदत से या मेरे इस व्यवहार से, मेरी इस बातचीत के लहजे से वो भी कुछ नाराज होने लगा था। मुझे ये लगा कि ऐसा न हो कि हम पहले इसको अपने रास्ते से हटाएं, वो मेरे ऊपर मुझसे पहले वार करके मेरा नुकसान कर दे। एक दिन मैंने बिल्कुल तय किया कि अब आज हम ये किस्सा ख़त्म करेंगे। अपनी बहन की बेइज्जती का, समाज में अपनी बेइज्जती का, अपने माँ बाप की बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। उसने देवेंद्र की हत्या की योजना बनाई। देवेंद्र जब जबलपुर आया सिवनी से, तो उसने बाल सिंह जब जबलपुर आया सिवनी से, तो देवेंद्र ने उसे एक शराब पार्टी के लिए आमंत्रित किया। उस पार्टी में दोनों ने छक के शराब पी। देवेंद्र बाल सिंह को तब तक बाल सिंह देवेंद्र को तब तक शराब पिलाता रहा। दोनों एक दूसरे को मारने के चक्कर, दोनों के मन में था कि किसकी पहले चढ़ जाती है, हम अपना काम कर लेंगे। बाल सिंह नाटक करता रहा कि मुझे शराब ज़्यादा लग गई, ज़्यादा चढ़ गई, और दोनों ने यह तय किया कि चलो हम ऑटो से अपने घर चलते हैं। रास्ते में बाल सिंह को जब ये लगा कि अब ये बिल्कुल बेहोश हो गया, उसको उतार लिया, जो ऑटो रिक्शा था उसका पैसा दे दिया, और थोड़ी देर जब उसके साथ 2 कदम चला, इतनी देर में देवेंद्र गिर गया शराब के नशे में।
बाल सिंह मरावी के लिए बहुत सुनहरा मौका मिला कि इसके पहले ये मुझ पर वार करे, आज इसको ख़त्म कर देते हैं। और जैसे ही वो बरगी थाना क्षेत्र के मंगेली ढाबा से थोड़ा आगे 4-6-10 कदम निकल कर आगे गया, वैसे ही जमीन पर गिरते ही बाल सिंह मरावी ने उसके सिर को पत्थरों से और ईंटों से कुचल दिया ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। पुलिस ने दोनों मोबाइल फोन सीडीआर को कनेक्ट कराया। हालांकि 3 साल से ज़्यादा की सीडीआर नहीं मिलती और 3 महीने से ज़्यादा की अगर आप डिमांड करें तो मोबाइल कंपनियां नहीं देती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर बैकअप में ये मोबाइल किसी नंबर का सीडीआर मिल जाता है तो वो दे देते हैं। पुलिस ने अपने आप को कंफर्म करने के लिए सीडीआर भी मंगवा ली और जो बात बाल सिंह मरावी ने यानी मृतक के बहनोई ने बताई थी वो सब तस्दीक हो गई। हालांकि आला कत्ल यानी वो ईंट नहीं मिली, कहाँ से शराब लिया, किस टेम्पो से कहाँ तक ले गए, उस टेम्पो वाले का बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी चीज़ें, ये सब इकट्ठा करके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जबलपुर पुलिस ने। मैंने बताया कि 9 अक्टूबर 2020 की ये घटना थी और अभी पिछले महीने 2022 में इस घटना का खुलासा कर दिया गया। 30 जुलाई 2022 को पुलिस ने इसका खुलासा किया और उसी दिन बाल सिंह मरावी को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, कल के एपिसोड में एग्जैक्टली ऐसे ही एक घटना मैंने बताई थी जो मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड में संदीप, उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती शिखा और छोटा बेटा 5 साल का रिशान रहता था। सिचुएशन वहां भी बिल्कुल सेम थी। संदीप की बहन हरीश के साथ भाग गई थी, या यूं कहें कि दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था और इस विवाह से संदीप बहुत नाराज था। समय समय पर वो अपनी नाराजगी प्रकट भी करता था और धीरे धीरे वो क्लर्क से बैंक मैनेजर हो गया। हरीश के दिमाग में ये बात बैठ गई कि इसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ, अब ये ज़्यादा सशक्त हो गया, ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा, ये किसी भी समय मुझसे बदला ले सकता है। क्योंकि वो बार बार वो भी यही कहता था कि हमारी बदनामी हुई, परिवार की बदनामी हुई, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हुए, तुमने मेरी बहन को बरगलाया, फुसलाया, बहलाया और उसको लेकर भाग गए। हरीश के दिमाग में जो ये डर समा गया था, इस डर की वजह से उसने ये डिसाइड किया कि हम संदीप को मार डालेंगे। उसे लग रहा था कि अब ये ज़्यादा प्रबल है, सबल है, सशक्त है, ये हमें मार देगा। धमकी वो हमेशा देता था कि मैं तुम्हें देख लूँगा। तो जब उसने संदीप को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई, लेकिन संदीप उस दिन नहीं मिला, तो उसके गुस्से की आग उसकी पत्नी, गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे और 5 साल के बेटे पर उसने गुस्सा निकाला और सबकी हत्या कर दी। आज की घटना भी बिल्कुल वैसी ही है, पर आज वाली घटना 2 साल बाद पता लग पाई, वो भी टेक्नोलॉजी के सहारे। इन दोनों घटनाओं से एक बात साफ हो गई कि प्रेम विवाह के 90% मामलों में लड़की का भाई हमेशा उग्र और क्रोध में होता है। माँ बाप चूंकि उनकी उम्र हो गई है, वो और 10 चीज़ें देखते हैं, लेकिन लड़की के भाई को यही लगता है
कि उसकी बहन को बरगलाया गया, धोखा दिया गया, चाहे वो स्वयं अपने साथ उस लड़के के साथ गई हो। लेकिन लड़की का भाई ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरी बहन ने कोई गलती की है। उसको अपने बहनोई में ही सारा खोट नजर आता है और इसीलिए वह अपनी बहन के प्रति उसका क्रोध और घृणा ये उसके मन में भर जाती है और समय समय पर वो अपनी इस घृणा और क्रोध को प्रदर्शित भी करता है। इस तरह की क्रोध और घृणा अगर लंबे समय तक चले तो बहन के पति के मन में डर बैठाने के लिए ये पर्याप्त है। वो भी सशंकित हो जाएगा कि ये अभी तक शांत नहीं हुआ, अभी तक इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। और अगर वो थोड़ी सी भी क्रिमिनल मेंटलिटी का है तो उसे ये लगेगा कि अगर ये गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो ये किसी दिन मार देगा। और इसी डर की वजह से साले अपनी प्रेम विवाह वाली दंपतियों में अपनी पत्नी के भाई के प्रति जो उनके मन में डर समा जाता है कि ये हमें किसी दिन मार सकता है, उसी के कारण ये हादसे भाइयों के साथ होते हैं। ये दो तो मैंने आपको भी तुरंत कल और आज का मान लें, लेकिन 90% केसेस में यही होता है जो मैंने अपने सर्विस के एक्सपीरियंस में देखा है। आप भी अपने परिवार या आस पड़ोस टोले मोहल्ले में प्रेम विवाह वाले जोड़ों को देखेंगे तो इस विवाह में माँ बाप तो नाराज मिलेंगे, पर इतना नाराज नहीं मिलेंगे जितना लड़की का भाई नाराज मिलेगा। ताजी ताजी अगर शादी हुई हो या ताजी ताजी कोर्ट मैरिज के बारे में पता लगा हो, कहीं मंदिर में विवाह की बात पता लगी हो, तो सबसे ज़्यादा उग्र लड़की का भाई मिलेगा। इसीलिए प्रेम विवाह के तुरंत बाद अगर आपको लगता है कि लड़की का भाई उग्र हो रहा है तो कुछ दिन के लिए उससे दूरी जरूर बना लें और तब तक ज़्यादा आना जाना या मेल मिलाप न रखें जब तक कि लड़की का मायका पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाए या पूरी तरह से उसका गुस्सा शांत न हो जाए और जब तक बेटी और दामाद को मायका स्वीकार न कर ले। देखिए, जीजा और साली और उसके बहनोई का रिश्ता तो एक अलग तरह का है, पूरा साहित्य भरा हुआ है, अच्छे रिश्तों के बारे में भी और खराब रिश्तों के बारे में। लेकिन जीजा और साले का रिश्ता जो होता है ये सिर्फ हंसोड़, खुशमिजाजी, आपस में हंसी मजाक, ये रिश्ता होता है जीजा और साले का। चुगलबाजी करना एक दूसरे से, एक दूसरे को देख के हंसी मजाक वाले टॉन्ट करना, इस तरह का बड़ा जिसको कहते हैं मनोरंजन वाले रिश्ते होते हैं जीजा और साले के। ये रिश्ता या ये संबंध ये साली और जीजा के संबंधों से एकदम उल्टा या उससे इतर होता है। लेकिन जीजा साले के बीच का संबंध प्रेम विवाह में ये बहुत कड़वा, बहुत कटुता वाला, द्वेष वाला और क्रोध से भरा होता है। इसलिए सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। आशा है मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।